नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म करने वाले शेख शाहजहां को लेकर ममता बनर्जी को हर फ्रंट पर एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। शेख शाहजहां को सीबीआई से बचाने की ममता की हर कोशिश नाकाम हो गई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने बंगाल की पुलिस को शेख शाहजहां को शाम 4:30 बजे तक सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया। ममता बनर्जी की सरकार को हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस थमा दिया, लेकिन इसके बाद भी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सीबीआई की टीम को 2 घंटे तक इंतजार करवाया। ममता सरकार द्वारा शेख शाहजहां को बचाने की नाकाम कोशिश का एक और नतीजा यह हुआ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा मौका मिला। उन्होंने बंगाल में जाकर कहा कि ममता को न मां की चिंता है, न माटी की, न मानुष की। मोदी ने कहा कि ममता को सिर्फ एक अपराधी की फिक्र है जिसने संदेश खाली की माताओं बहनों के मान सम्मान को तार-तार किया। मोदी ने संदेश खाली में शेख शाहजहां के जुल्मों की शिकार हुई महिलाओं से मुलाकात की, उनसे बात की, उनका दर्द सुना और उन्हें न्याय का पूरा भरोसा दिलाया। बारासात में मोदी ने कहा कि संदेश खाली में जो हुआ उसके बाद बंगाल की महिलाएं खामोश नहीं बैठेगी, ममता को सबक सिखाएंगी। संदेश खाली का मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल का सबसे बड़ा इशू बन गया है। अब ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अपने बचाव में क्या कह रहे हैं? ममता ने महिलाओं के गुस्से को काउंटर करने के लिए आज क्या चाल चली? बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी? शेख शाहजहां की रात कहां कटेगी? और शेख शाहजहां को सीबीआई की कस्टडी में दी जाने के बाद संदेश खाली के महिलाओं ने कैसे रिएक्ट किया, यह सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, शेख शाहजहां को बचाने की ममता की सारी कोशिशें कैसे नाकाम हुई। असल में ममता बनर्जी की सरकार ने इसके लिए पूरी ताकत लगाई कि किसी भी सूरत में शेख शाहजहां को सीबीआई के सुपुर्द न करना पड़े। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो कल ही बंगाल की पुलिस को आदेश दिया था कि शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले करे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कहकर शेख शाहजहां को लेने पहुंची सीबीआई की टीम को वापस लौटा दिया। आज सुबह फिर पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की, अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया कि चीफ जस्टिस की बेंच ही तय करेगी कि बंगाल सरकार की पिटीशन पर कब और कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। इसी दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील फाइल कर दी गई। हाईकोर्ट को बताया गया कि अदालत के आदेश के बाद भी बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले नहीं किया। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस के महानिदेशक और सीआईडी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल को अपनी अवमानना का नोटिस जारी कर दिया और बंगाल पुलिस को फिर से ऑर्डर दिया कि वो संदेश खाली केस के आरोपी शेख शाहजहां को आज शाम 4:30 बजे तक सीबीआई के हवाले कर दे और इस मामले की सारी फाइलें भी सीबीआई को सौंप दी जाए। लेकिन हैरानी की बात है कि शाम को 6 बजे तक बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले नहीं किया। लगभग 2 घंटे इंतजार कराने के बाद पहले बंगाल पुलिस शेख शाहजहां को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गई और फिर करीब 6:45 बजे उसे सीबीआई को सौंप दिया। एजेंसीज के रुख से, सरकार के तेवरों से कैसे अपराधी का रवैया और उसके हाव भाव बदलते हैं, यह मैं आपको दिखाता हूं। सीबीआई की टीम जब शेख शाहजहां को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, चेहरा उतरा था। सीबीआई के अफसर शेख शाहजहां को अपराधी की तरह दोनों हाथ पकड़कर हॉस्पिटल ले गए। लेकिन एक हफ्ते पहले जब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार के बाद कोर्ट में पेश किया था तो पुलिस उसे एस्कॉर्ट कर रही थी। शेख शाहजहां जेब में हाथ डालकर, सिर उठाकर कोर्ट में घुसा, उसे कैमरे देखकर विक्ट्री साइन दिखाया और इसके बाद जब कोर्ट से निकला, पुलिस की हिरासत में था, उस वक्त
गाड़ी में बैठने से पहले नेताओं की तरफ उसने पब्लिक की तरफ हाथ हिलाकर वेव किया। लेकिन आज जब शेख शाहजहां सीबीआई की गिरफ्त में आया तो उसकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी और जो रही सही है वो अगले 2-4 दिन की खातेदारी में खत्म हो जाएगी। शेख शाहजहां अब सीबीआई की कस्टडी में है। आज उसे याद आ रहा होगा कि वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स में लोगों से कहता था कि सीबीआई और ईडी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो लोगों से कहता था भगवान से प्रार्थना करो कि उससे गुस्सा ना आ जाए, अगर उससे गुस्सा आया तो बीजेपी के वर्कर्स के दांत तोड़ देगा और बीजेपी के नेताओं की खाल खिंचवा देगा। कोई भी लीडर कितना भी पावरफुल हो, किसी राज्य में बिना मुख्यमंत्री की शय के, बिना मुख्यमंत्री के प्रोटेक्शन के सरेआम इस तरह की दादागिरी वाली बातें नहीं कर सकता। और अब तो ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया होगा कि 56 दिन तक खामखा शेख शाहजहां से क्रिमिनल को बचाने की कोशिश की, उसे पनाह देने की कोशिश की, उसके जुल्मों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश की। एक तरफ कोर्ट को नाराज किया, दूसरी तरफ गलत पॉलिटिकल मैसेज दिया। इन सब का नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को बैठे बिठाए ममता के खिलाफ एक बड़ा इशू मिल गया। लोकसभा चुनाव में जाहिर है बीजेपी से एक बड़ा इशू बनाएगी, बंगाल की महिलाओं को बार बार याद दिलाएगी कि दीदी ने एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट किया, महिलाओं पर जुल्म करने वाले का साथ दिया। और आज हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने इसका पूरा पूरा इस्तेमाल भी किया। बंगाल की सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसे बड़ा इशू बना दिया। नरेंद्र मोदी कल से ही कोलकाता में हैं। आज बंगाल में मोदी के 2 प्रोग्राम थे। पहले उन्होंने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का इनॉग्रेशन किया और उसके बाद मोदी ने बारासात में एक पब्लिक मीटिंग का एड्रेस किया। बारासात नॉर्थ 24 परगना जिले का एक शहर है और संदेश खाली से सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है। कोलकाता से बारासात के रास्ते में लोगों ने नरेंद्र मोदी का फूलों से स्वागत किया। मोदी की रैली को नाम दिया गया था नारी शक्ति वंदन, इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाएं इस रैली में शामिल हुई। खास बात यह थी कि मोदी की रैली में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में संदेश खाली की महिलाएं भी बारासात आई थी। हालांकि जैसे ही प्रशासन को इस बात की खबर लगी कि संदेश खाली के महिलाओं उस तरफ आ रही हैं तो उन्हें रास्ते में रोक लिया गया, उनसे पूछताछ की गई और कुछ ही महिलाओं को मोदी की रैली तक पहुंचने दिया गया। लेकिन ये सारी महिलाएं रैली में उस वक्त पहुंची जब नरेंद्र मोदी की स्पीच खत्म हो चुकी थी। रैली में मोदी ने संदेश खाली का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्हें मालूम था ममता बनर्जी की सरकार किस तरह शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही है। इसका जिक्र मोदी ने अपने भाषण में किया। मोदी संदेश खाली पर करीब 7 मिनट तक बोले। उन्होंने कहा संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया है, लेकिन उन्हें इस बात की हैरानी है कि जिस व्यक्ति ने संदेश खाली के महिलाओं के साथ गलत काम किया, उनका शोषण किया, उनके साथ जुल्म किया, ममता बनर्जी की सरकार उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। बंगाल की महिलाएं इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन
टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। इसके बाद मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया। इशारा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरफ था। मोदी ने कहा, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, और जब वो कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। मोदी ने कहा, आज मैं बताता हूं कि मैं पूरे देश को अपना परिवार क्यों मानता हूं। मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन काट जाता है। बताऊं? कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं। लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारजक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। चूंकि संदेश खाली के महिलाओं को मोदी की रैली में पहुंचने में देर हो गई थी, इसलिए रैली खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से उतरकर शेख शाहजहां के जुल्मों की शिकार इन महिलाओं से मुलाकात की, उनसे काफी देर तक बात की, उनकी आपबीती सुनी। प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं से कहा कि महिलाओं ने बताया कि उन्हें अभी भी धमकियां मिल रही हैं, बंगाल की सरकार और बंगाल की पुलिस पर उन्हें यकीन नहीं है, वो लोग अभी भी खौफ के साए में जी रहे हैं। मोदी ने महिलाओं को यकीन दिलाया कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी, इसलिए अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मोदी से मुलाकात के बाद इन महिलाओं ने कहा, ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, फिर भी उन्हें महिलाओं का दर्द समझ में नहीं आया। उन्होंने ममता बनर्जी के बर्ताव को शर्मनाक बताया और कहा कि अब उन्हें मोदी से ही इंसाफ की उम्मीद है।
খুব ভালো লাগছে, কিন্তু দেখা করতে পারলাম না, তো কিছু বলতেই পারলাম না। বললো শুনলেন কি শুনলেন? আমরা কিছুই শুনতে পাইনি, আমরা এসেছি বন্ধ হয়ে গেছে মিটিং, রাস্তায় আটকে দিয়েছিল 3 জায়গায়, আমাদের আসতে সময় লেট হয়ে গেছে, আর দেখা হয়নি আমাদের। খুব দুঃখিত। আমরা চাইছি যে মোদিজি আমাদের সন্দেশখালীতে যাক, আমাদের প্রচুর মহিলাদের অভিযোগ আছে, আমরা চাই সন্দেশখালীতে একটু আসে, কিন্তু দেখা হলো না এই সময়। आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है, हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। अभी जो आपने मिला, उनका जो एटीट्यूड देखा, उनके जो बात सुना, आपको खुश है, सुकून मिला? हाँ, हम लोगों को तो सुकून मिला है, उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है, उनके आशीर्वाद भी लिया हम लोगों ने, पैर छू के उनके आशीर्वाद भी लिया है, हमें बड़ा सुकून मिला है। जो संदेशखाली का जो घटना आप लोगों को दुख बैठ गया था, आप लोग डर रहे थे, अभी हाँ, हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है, बोल रहा आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। अब हमने आंदोलन जो भी अत्याचार कुछ भी होगा तो हम तो बोला है सर, हम अत्याचार होंगे तो दोबारा से भी आंदोलन करेंगे। আপনারা মুখ্যমন্ত্রীকেও পাশে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। উনি আরো ওনাকে আমরা ভোট দিয়ে জেতালাম, উনি আমাদেরকে দুচ্ছাই করলেন, অবহেলা করলেন। উনি একটা নারী হয়ে নারীদের এত অসম্মান করলেন যে ভাবা জানাচ্ছি। মমতা ব্যানার্জিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা ছি জানাচ্ছি। অনেকটাই আমরা ভয় কমেছি। আমাদের সন্দেশখালীতে সকল মহিলার সাথে যা অত্যাচার হয়েছে এবং সকল গ্রামবাসীদের উপরে যা অত্যাচার যা কিছু হয়েছে, আমরা সবকিছুই প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। উনি আমাদেরকে বলেছেন উনি দেখবেন। ये महिला कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन से उनकी हिम्मत बढ़ी है, उन्हें यकीन हुआ है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा, उन पर और जुल्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ शेख शाहजहां सीबीआई की गिरफ्त में है, इससे भी उनका विश्वास बढ़ा है। ईडी ने शेख शाहजहां की 12.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है, अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए भी महिलाओं में उम्मीद जगी है कि शेख शाहजहां का खौफ अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। क्योंकि शेख शाहजहां के खिलाफ कानूनी लड़ाई बीजेपी के नेता प्रियंका टिबरेवाल ने लड़ी, वही बार बार कोर्ट गई। जब पुलिस से संदेशखाली के महिलाओं की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज नहीं की तो अदालत में अपील की। इसलिए आज जब शेख शाहजहां सीबीआई के कस्टडी में आया तो प्रियंका टिबरेवाल ने कहा, अब तक ममता बनर्जी शेख शाहजहां को बचा रही थी, लेकिन अब उसकी सारी अकड़ निकाल देगी, उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। कि शाहजहां को तो ममता जी गोद में बैठ करके झूला झुला रही थी, तो कैसे पकड़ा जाता? उनको पूरा संरक्षण ममता बनर्जी ने दिया हुआ था। जब देखा कि पानी अब नाक से ऊपर चले गया है, जब हम कोर्ट तक गए और उन्हें हमने फोर्स किया कि किसी भी तरह उसको प्रस्तुत करे, तब वो सामने आया है। और उनकी नवाबी आप लोगों ने देखी है, चाल में ढाल में। मगर हमने कह दिया था कि ये नवाबी जो है, ये जवाईपन जो है, वो हम उतार के छोड़ेंगे, और वो हमने उतरवा दिया। अब सीबीआई के हवाले हो गया है, अब जाकर के पता चलेगा कौन सा शाहजहां कहां का बादशाह। संदेशखाली के मामले में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता भी ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। आज अधीर रंजन चौधरी ने कहा उन्हें अभी भी शक है कि शेख शाहजहां को सजा मिलेगी। उन्हें शक है कि संदेशखाली की महिलाओं को न्याय मिलेगा। अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल पुलिस सेंट्रल एजेंसीज की कोई मदद नहीं करेगी, और जब तक राज्य सरकार और उसकी एजेंसीज सेंट्रल एजेंसीज की मदद नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। बंगाल की पुलिस बल की बिना मदद केंद्रीय जांच एजेंसी को कामयाबी कितने हद तक मिलेगी, इसमें मेरा खुद को बड़ा शंका है। क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश एक चीज होते हैं और दोषी को पकड़ना और पकड़ने के बाद उनको सजा देना, ये दूसरा पहलू होते हैं। मुझे ये नहीं लगता कि सीबीआई ईडी अपने बलबूते पे बंगाल में आकर, जहां सूबे की सरकार खासकर यहाँ की पुलिस बल केंद्रीय एजेंसी की पुरजोर विरोध करेंगे। हर संभव तब्दीश जो केंद्रीय एजेंसी कर रहे हैं उनको नाकाम करने के लिए हर चांद प्रयास करेंगे। उस माहौल में ये जांच पड़ताल क्या होगी, नतीजा क्या निकलेगी, मुझे इसमें बहुत सारे शक है।
ममता बनर्जी को जब लगा कि महिलाएं उनसे नाराज हो सकती हैं, शेख शाहजहां की वजह से ये नाराजगी बढ़ सकती है, तो उन्होंने महिलाओं के नाराजगी कम करने के लिए एक चुनावी पासा फेंका। आज उन्होंने ऐलान किया कि सरकार ने आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने अगले महीने से आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सैलरी 750 रुपए बढ़ा दी है। इसके साथ साथ आईसीडीएस हेल्पर की सैलरी भी 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ा दी जाएगी। इस फैसले के जरिए ममता ने यह जताने की कोशिश की है कि उनकी सरकार महिलाओं की सबसे बड़ी हमदर्द है। यह ऐलान करने के कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी ने अपना एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया। इसमें ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति और बंगाल की शांति को भंग करने की कोशिश कर रही है, जानबूझकर चुनाव के मौके पर बंगाल को बदनाम करने की साजिश कर रही है और तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ममता ने कहा कि वो 10 मार्च को जन गर्जना रैली करेंगी और बीजेपी को करारा जवाब देंगी। जो लोग आपको अपना अपना भाषा को पसंद करते, अपना संस्कृति को पसंद करते, हर लोग आइए, आवाज उठाइए कि हमारा बंगाल में जो शांति है, हमारा बंगाल में जैसे एकता है, इसको परंपरा का रक्षा करने के लिए हमारा आवाज उठाना है कि बांग्ला आगे बढ़े तो अब भी आगे बढ़ेंगे। देश को बचाना है तो बांग्ला पहले भी आजादी का लड़ाई में सबसे ज्यादा लड़ाई किए थे, जागरण में भी लड़ाई किए थे, देश को जागृत किया था। ये बांग्ला के बचाने के लिए जो वंचित कर रहा है, जो दलित के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पार्टी जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है और खाली विज्ञापन देके, भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में। आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखाया जाता है। इसके लिए आप लोग मैं विनती करने चाहेंगे, आप मेहरबानी करके आइए और वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी करने नहीं देंगे। हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्ला टूटने हम नहीं देंगे। हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम बांग्ला का जो कल्चर है, कोई भी कीमत पर हम उसको टूटने नहीं देंगे। ममता बनर्जी फाइटर हैं, बंगाल की जनता के नब्ज को समझती हैं। वो बंगाली प्राइड की बात करके पब्लिक सपोर्ट अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनकी एक और मुसीबत यह है कि आजकल उनकी पार्टी के नेता एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर, 3 बार के विधायक, ममता सरकार के पूर्व मंत्री तापस रॉय ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। तापस रॉय ने कहा कि वो संदेश खाली के महिलाओं के आंसू नहीं देख पाए, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लग रहे करप्शन के इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तापस रॉय ने कहा कि ममता के लिए भले ही शेख शाहजहां बड़ा नेता हो, लेकिन जनता की नजर में वो जालिम ही रहेगा। छोड़ने का वजह बहुत सारे है, जैसे लॉलेसनेस, जैसे बॉक्टुई, जैसे संदेश खाली, जैसे माँ बहनों का जो रोना, आंसू, ये देख के हम सह नहीं पाए। ऐसा बंगाल के लिए हम लोग तो टीएमसी नहीं बनाए थे, नहीं किए थे, इसीलिए हमको पसंद नहीं किया जाता था। कभी कुछ कहीं भी होने से हम बोलते थे ये सही नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा, चाहे वो पार्टी ऑफिस में बैठ के, चाहे विधानसभा में बैठ के, चाहे कहीं भी बैठ के हम यही बातें करते थे। ये सब होना नहीं चाहिए। इस सब से असर पड़ता, समाज में असर पड़ता, आम जनता सब पसंद नहीं करते हैं। हमको जो करना था वो हम सही किए हैं, बहुत आगे करना चाहिए था। इस पूरे मामले को गहराई से समझने की जरूरत है। ममता बनर्जी बीजेपी पर बंगाल का माहौल खराब करने का इल्जाम लगा रही हैं, संदेश खाली को बीजेपी की साजिश बता रही है। लेकिन पूरे देश ने देखा है, अगर शेख शाहजहां और उसके गुंडे ईडी की टीम पर हमला न करते, ममता बनर्जी उसी दिन शेख शाहजहां को गिरफ्तार करवा देती, तो हो सकता है कि संदेश खाली के महिलाओं के साथ हुए जुल्म और जमीनों पर कब्जे के मामले कभी सामने ही ना आते। इसलिए पहली गलती तो ममता ने शेख शाहजहां को अरेस्ट करने के बजाय 56 दिन तक उसे छुपा कर की।
इसके बाद जब संदेश खाली में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई, बीजेपी के नेताओं के दौरे शुरू हुए, तो वहां के लोगों की हिम्मत बढ़ी। संदेश खाली की महिलाएं आगे आईं, कैमरों के सामने रो रो कर उन्होंने अपनी दास्तान बयान की। लेकिन ममता ने विधानसभा में खड़े होकर महिला के आंसुओं को एक्टिंग बताया, अभिनय कहा, आरोपों को झूठ करार दिया, उनके बयानों को बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट बता दिया। यह ममता की दूसरी गलती थी। इसके बाद संदेश खाली के महिलाओं के एफिडेविट कोर्ट में जमा हुए। कोर्ट के प्रेशर में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल की पुलिस ने शेख शाहजहां को अरेस्ट किया और उसे सीबीआई से बचाने के लिए ममता बनर्जी ने ईडी पर हमले के केस की जांच सीआईडी को सौंप दी और शेख शाहजहां को सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया। यह ममता बनर्जी की तीसरी गलती थी। इसके बाद जब हाई कोर्ट ने ईडी पर हमले का केस सीबीआई को ट्रांसफर करने और शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया, तो पुलिस ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। यह ममता सरकार की चौथी गलती थी। और इसके बाद ममता ने सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। यह ममता की पांचवी गलती थी। चूंकि ममता बनर्जी लगातार शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ महिलाओं में गुस्सा होना वाजिब है। अगर ममता ने पहले ही दिन शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया होता, उसे जेल भेज दिया होता, तो यह मामला शायद इतना न बढ़ता, इतना न उलझता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी ने एक के बाद एक गलतियां की, उससे उनके खिलाफ माहौल बना और उसका फायदा अगर बीजेपी उठा रही है तो उसमें गलत क्या है। चुनाव सामने है, मौका भी है और दस्तूर भी। नरेंद्र मोदी को ऐसा ही मौका बिहार में लालू यादव ने भी दिया। लालू यादव ने भी इसी तरह की गलती की। लालू यादव ने मोदी के परिवार के बारे में सवाल उठाया। नरेंद्र मोदी ने लालू के इस वार को अपना हथियार बना लिया। बंगाल के बाद नरेंद्र मोदी आज जब बिहार पहुंचे, बेतिया में रैली की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो 5 दिन के दौरे पर इंग्लैंड जा रहे हैं। वो पटना से दिल्ली के लिए निकल चुके थे, इसलिए नीतीश इस रैली में मौजूद नहीं थे। जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी मंच पर थे। केंद्र सरकार के मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और बहुत सारे सांसद रैली में मौजूद थे। बेतिया में मोदी ने 8,700 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। बिहार के नौजवानों की बात की, पलायन का मुद्दा उठाया और फिर लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर डायरेक्ट अटैक किया। मोदी ने कहा, बिहार के लोग आज भी नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। इसके पीछे एक ही वजह है, कई साल तक बिहार के नौजवानों की चिंता नहीं की गई। मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा। मोदी ने कहा, जो लोग उनसे उनके परिवार के बारे में पूछ रहे हैं, उन्हें वो बताना चाहते हैं कि जब तक बिहार में परिवारवादियों का राज रहा, तब तक उन्होंने सिर्फ अपने घर चमकाए, जनता को लालटेन के भरोसे रखा। लेकिन अब मोदी गरीबों के घरों को रोशन कर रहा है, तो परिवारवादियों को दिक्कत हो रही है। मोदी ने कहा, यह सही है कि उन्होंने बचपन में अपना घर छोड़ दिया था, अब उनके पास परिवारवादी पार्टियों के नेताओं की तरह कोई घर नहीं है, लेकिन अब पूरा देश उनका घर है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है, तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या
आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी अगर होते तो ये उनसे भी यही सवाल पूछते। पूज्य बापू जेपी लोहिया बाबा साहब आम्बेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया। साथियों, आपके सामने वो व्यक्ति है जिसने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया था। बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छठ पूजा पर, दिवाली पर घर जरूर लौटता है। लेकिन वे मोदी जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार है। इसके बाद मोदी ने कहा, जो लोग उन्हें गाली दे रहे हैं, उनके परिवार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, इसके पीछे उनकी हताशा है। और यह हताशा इतनी बढ़ गई है कि अब इंडी गठबंधन के नेता भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे। उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर क्यों बन गया। वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी ने कहा, जो लोग आज उन्हें गालियां दे रहे हैं, उन्होंने इस बात की हर संभव कोशिश की कि रामलला का मंदिर न बने, लेकिन कामयाब नहीं हुए और आज वो मोदी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं ना, उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं हैं और अपनी हार तय देख इंडी गठबंधन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं। यहां बेतिया में मां सीता की अनुभूति है, लव कुश की अनुभूति है। इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह प्रभु श्री राम और राम मंदिर के विरुद्ध बातें बोल रहे हैं, ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है। यही परिवारवादी हैं जिन्होंने दशकों तक रामलला को टेंट में रखा। यही परिवारवादी है जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए जी तोड़ कोशिश की। आज भारत अपनी विरासत, अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है, तो इन लोगों को इसकी भी परेशानी हो रही है। मोदी ने जिस तरह से परिवार के सवाल पर करारा जवाब दिया, जिस तरह से देश भर में उन्हें सपोर्ट मिला, जाहिर है लालू यादव भी परेशान हैं। आज मोदी ने बिहार में आकर परिवारवादियों पर डायरेक्ट अटैक किया तो लालू ने फिर जवाब दिया। हालांकि उन्होंने आज मोदी के परिवार की बात नहीं की, गोल पोस्ट बदलकर इस मामले को धर्म पर लाने की कोशिश की। लालू ने कहा, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। अगर 140 करोड़ देशवासी मोदी का परिवार है तो सारे लोग मोदी की मां का श्राद्ध करें। लक्ष्य कर रहे हैं और जो हम लोग को बता रहे हैं कि हम लोगों ने इस तरह का बात बोला, कोई गलत बात नहीं हम लोगों ने बोला है। अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं और इनको बिहार की जनता ही नहीं, सारे देश की जनता सब दिख रही है। सब लोग समझ रहे हैं कि क्या हम लोग बोले हैं, क्या हम लोगों ने गलत बात कहा है। ठीक है, 140 करोड़ उनका परिवार अब सूझ रहा है, परिवार है, तो आप सबको बोलो कि बाल छिलवावे। मरने के बाद जो मर गए, तुम्हारी माताजी का देवसान हो गया, उसके बाद श्राद्ध का जो रस्म है 13 दिन पर जो होता है, वो तो कुछ नहीं किया, तो सब छिलवा लो, तो हम मानेंगे कि तुम लोग परिवार हो।
बनावटी परिवार हो तो अभी बाल छिलवाओ ना सब, क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? तो उल्टा बोल रहे हो फालतू बात, बचाओ में। एक ज़माने में लालू यादव की इस तरह की बातों पर लोग बहुत मज़ा लेते थे, खुश होते थे, उनकी चर्चा होती थी। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, राजनीति बदल गई है। राजनीति में परिवारवाद क्या होता है, नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि बिहार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पुराने लोग तो जानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने लालू यादव का ज़माना नहीं देखा, उनको मैं याद दिला देता हूं कि लालू यादव को जब केसेस के कारण मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। जब उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई तो तेजस्वी को डिप्टी सीएम और तेज प्रताप को मंत्री बनाया। दूसरी बार नीतीश से हाथ मिलाया तो फिर यही अरेंजमेंट दोहराया। और लालू यादव की कोशिश है कि किसी तरह से तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। इसके लिए वो कोई भी कड़वा घूंट पीने को तैयार है, सारी कोशिश करने को तैयार है। इन सारी बातों को बिहार के लोग अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए लालू यादव को परिवार के नाम पर, बच्चों के नाम पर, मां के देहावसान के नाम पर मोदी को अटैक नहीं करना चाहिए था। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को इशू बनाया था, बिहार में शिक्षा की बात की थी, इसलिए आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। इस बार भी तेजस्वी नौकरियां देने, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने, बेहतर स्कूल बनाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने परिवार का नाम लेकर एक गलती की और मोदी ने बाजी पलट दी। आज एक तीसरी गलती कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी। खड़गे ने कहा, सुबह सुबह जिस घर में टीवी पर मोदी की फोटो दिख जाए, समझो उस घर में दरिद्रता का प्रवेश हो गया। असल में आज राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के धार पहुंची, जहां कांग्रेस के नेताओं ने एक रैली की। धार जिले के आदिवासी बहुल इलाके बदनावार में हुई इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। रैली में राहुल गांधी ने वही बातें कही जो अपनी हर सभा में कहते हैं। वादा किया, केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो जाति जनगणना कराएंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा दे देंगे, मोदी पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस सरकार में आई तो किसानों का कर्ज माफ करेगी। राहुल गांधी ने ऐसी तमाम बातें कही, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी हर जगह परिवारवाद की बात करते हैं, कांग्रेस पर हमला करते हैं, लेकिन सच है कि गांधी परिवार ने राजीव गांधी के बाद से कोई पद नहीं लिया। खड़गे ने मोदी को झूठों का सरदार कहा और इसके बाद खड़गे ने कहा कि मोदी हर वक्त खुद के प्रचार में लगे रहते हैं। सुबह सुबह भी टीवी खोलो तो मोदी का ही चेहरा दिखता है, और जिस घर में मोदी की तस्वीर पहुंची, समझो वो बर्बाद हो गया। हमेशा वो टीका करते हैं कांग्रेस के ऊपर, परिवारवाद। अरे भाई, कोई हमारे पास कांग्रेस में गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी जी के बाद एक व्यक्ति किसी जगह पे हमारे देश में नहीं था। सत्ता अगर मिली तो सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दी और यहां सत्ता के लिए लड़ते रहते हो। और मोदी जी हमेशा अपनी बात करते हैं और हमेशा मोदी की गारंटी। मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है। उठते ही आप टीवी में देखो, अब हमको पहले लोग बोलते ही उठते ही देखो भाई, जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए।
मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। आज खरगे साहब ने फुल टॉस फेंकी और मोदी अब इस पर सिक्सर लगाएंगे। ये हर रोज हो रहा है। ममता ने मोदी को महिलाओं के सम्मान को मुद्दा बनाने का पूरा पूरा मौका दे दिया। अब बीजेपी नारी शक्ति बंधन अभियान चलाएगी। लालू ने मोदी के परिवार पर सवाल उठाए तो बीजेपी पूरे देश में मैं हूं मोदी का परिवार ये कैंपेन चला रही है। अब खरगे ने कह दिया कि जिस घर में मोदी की फोटो पहुंची समझो उस घर में दरिद्रता पहुंच गई। तो बीजेपी पूरे देश में उन परिवारों तक पहुंचेगी जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले, जिन्हें हर महीने मुफ्त राशन मिलता है, जिन्हें मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला, जिनके घर में शौचालय बना, जिन्हें बिजली का कनेक्शन मिला। यानी जिनके घर में मोदी की फोटो लगी वहां दरिद्रता दूर हो गई। और ए राजा तो बड़े चैंपियन निकले। उन्होंने भगवान राम को गाली देकर हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के हाथ में थमा दिया। कुल मिलाकर चुनाव से पहले डेस्परेशन में एंटी मोदी मोर्चे के नेता एक के बाद एक गलती कर रहे हैं, एक के बाद एक सेल्फ गोल कर रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि मोदी विरोधी गठबंधन का न तो कोई कॉमन नेता है, न कोई कॉमन नीति है, न कोई कॉमन प्रोग्राम। सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। दूसरी तरफ बीजेपी का नेता भी तय है, नीति भी तय है और प्रोग्राम भी तय है। एंटी मोदी मोर्चे की एक और बड़ी मुश्किल यह है कि अलायंस तो बना लिया, मोदी के विरोध में सब साथ तो आ गए, लेकिन सीट शेयरिंग में मुश्किल हो रही है। बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर तीनों जगह मामला अटका हुआ है। आज महाराष्ट्र में एक बार फिर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की मीटिंग हुई। बहुत मनाने के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर भी मीटिंग में पहुंचे, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने कह दिया कि वो बराबरी की हिस्सेदारी चाहते हैं। उनसे पूछा गया कितनी सीटें चाहिए, कौन सी सीटें चाहिए, तो उन्होंने कहा फाइनल लिस्ट 2 दिन बाद दे पाएंगे। इसके बाद 9 मार्च को फिर मीटिंग करने का फैसला हुआ। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को लग रहा है कि प्रकाश अंबेडकर उनके साथ अलायंस नहीं करना चाहते, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। हालांकि अलायंस का कोई नेता यह बात खुलकर नहीं कह सकता, लेकिन आज की मीटिंग के बाद जितेंद्र आव्हाड ने कहा प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर के ग्रैंडसन हैं, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। देखो नतीजा तो ऐसे नहीं निकला है, लेकिन नतीजा अच्छा आएगा और महाराष्ट्र के हित में आएगा। प्रकाश अंबेडकर जी ने कहा है कि जितनी जगह चाहिए वो नाम के साथ मैं 9 तारीख को भेज दूंगा। आज वो तैयारी करके नहीं आए थे, अभी वो बोले कि हम तैयारी करके आपके पास भेज देंगे, फिर 9 तारीख को। वो अंबेडकर के पोते हैं, उनका स्वाभिमान है और मुझे नहीं लगता बीजेपी जैसी पार्टी पोता जिसके खून में बाबा साहब अंबेडकर है वो बीजेपी के हाथों पे नाचेगी। शरद पवार उद्धव ठाकरे की दिक्कत है कि उन्हें प्रकाश अंबेडकर पर शक भी है। उन्हें लगता है कि वो बीजेपी के कहने पर चल रहे हैं, लेकिन वो उनका साथ छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है प्रकाश अंबेडकर भले ही ज्यादा सीटें जिताने की स्थिति में ना हो, लेकिन वो बहुत सारी सीटें हराने की ताकत रखते हैं। इसीलिए प्रकाश अंबेडकर सबको 1 महीने से घुमा रहे हैं और महाविकास अघाड़ी के नेता उनके पीछे पीछे घूमने को मजबूर है। दूसरी तरफ बीजेपी ने महाराष्ट्र में 48 में से 45 सीटें जीतने के टारगेट के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब फाइनल कर लिया है। अमित शाह 2 दिन से महाराष्ट्र में थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ 2 बार मीटिंग की। पता यह लगा कि अमित शाह ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को बता दिया कि गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़े ये जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि कौन कितनी सीटों पर जीत सकता है। इसके बाद तय हुआ कि बीजेपी 36 से 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 5 से 6 सीटें मिलेंगी और अजीत पवार के एनसीपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। अजीत पवार और शिंदे अपनी पार्टी के कुछ नेताओं के नाम देंगे जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। सीट किसको मिलती है ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है,
हमें मोदी जी को वापस प्राइम मिनिस्टर बनाना है और ये एक ही लक्ष्य है कि अपने देश की प्रगति, और देश की प्रगति करना है तो मोदी साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने ओन सेल्फिश मोटिव के लिए आज इकट्ठा आ रहे हैं और इसका विपरीत परिणाम अपने देश के प्रगति पे होगा, ये वस्तुस्थिति है। इसलिए हर भारतीय को आज चाहिए कि वो अपने पंतप्रधान के पीछे खड़े रहे। हमारी युति ऐसी है कि एक बार पालघर की सीट चाहिए थी तो वो पालघर की सीट भी बीजेपी ने दी और अपना कैंडिडेट भी दिया, तो ये एक अलग से नाता रहता है। वो नाता हमने वहाँ पे कायम किया है, वो नाता सीएम साहब ने कायम किया है और वो नाता वैसे ही बरकरार रहेगा। कोई भी दिक्कत नहीं। आज तो एक ही एम है, लोकसभा, और वो लोकसभा जीतना है, अपने देश के लिए जीतनी है। असल में महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी को चिंता तो है, क्योंकि यहां भी बीजेपी वाली महायुति में भी वही प्रॉब्लम है जो महाविकास अघाड़ी के साथ है। पार्टियां टूटी हुई हैं, फूटी हुई हैं, नेताओं पर बाकी दूसरों को विश्वास नहीं है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो एनसीपी और शिवसेना ने पिछले चुनाव में लड़ी थी, हालांकि समीकरण अलग थे। इस बार वो उन सीटों पर दावा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो सीटें जीती थी। बीजेपी वो सीटें उन्हें देना नहीं चाहती, इस चक्कर में देर हो रही है। आज योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गांव सैफई में पहुंचे। सैफई में योगी ने यूपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी मुलायम सिंह यादव की सरकार के वक्त बनी थी और अब इस यूनिवर्सिटी के साथ ही 500 बेड का मॉडर्न हॉस्पिटल योगी सरकार ने बनाया है। इसी हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर योगी ने बताया कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर में कितना काम किया है। योगी ने सैफई में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव को याद किया और लगे हाथ अखिलेश यादव पर कटाक्ष भी कर दिया। योगी ने कहा, कुछ लोग बस नारियल फोड़ते रहे, इस कॉलेज को फंड नहीं दिया। ऐसे लोगों को कानाफूसी की आदत होती है, वो ना अपना भला कर पाते हैं, ना देश और राज्य के विकास में कोई योगदान दे पाते हैं। मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए हृदय से श्रद्धांजलि दूंगा कि उन्होंने अपने गांव में इस आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापित किया। वास्तव में आप मुझे बताइए, अगर यह विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय यहां नहीं बनता तो क्या पूरा लघु भारत के दर्शन यहां पे हो पाते? पहले लोग सैफई और इटावा के नाम से ही डरते थे, लेकिन जब पूरा लघु भारत यहां पे आया तो लघु भारत के कारण लोगों का इंटरेक्शन, एक संवाद, बहुत बार इस संवादहीनता के कारण ही संघर्ष होता है। कुछ लोगों की आदत ही होती है कानाफूसी करने की, वे करते कुछ नहीं है, वे केवल कानाफूसी से ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं और अपना जीवन तो काटते ही दूसरे के जीवन में भी ब्रेकर बनते हैं। अब पिक एंड चूज नहीं होता है, ये मेरा है, ये पराया है, ये भी नहीं होता है। एक सभ्य समाज में मेरा और तेरा क्या भाव, यह उसको कलंकित करता है, अपमानित करता है। एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा विकास का रोड़ा है ये। मुझे याद है भारत सरकार 2014 में कार्डियक वैन उपलब्ध कराना चाहती थी हर जनपद को, हर राज्य को। उत्तर प्रदेश ने नहीं लिया। और इसके बाद योगी ने अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के गांव में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के दिन याद दिलाए। कहा, एक जमाना वो था जब लोग अंधेरा होने के बाद इस इलाके से गुजरने से डरते थे। जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था। इटावा का भय नहीं था, आज सैफई का भी भय नहीं था। तो एक समय, मुझे याद है 1996-97 की घटना है, मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में, तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे बोला गया कि आप कानपुर होते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है।
अरे हमने कहा कौन घटना घटित होनी है, और मेरे साथ तो 2-4 साधु ही लोग थे। मैंने कहा मेरे साथ कौन घटना होनी है? कहा नहीं साहब, रात्रि को मत जाइए, आप एक काम करना, जब सुबह आराम से जाइए, रात्रि को आप यहीं रुकिए। तो मुझे रात्रि को वहां रुकना पड़ा था, आगरा में रुकना पड़ा था। और आज आप देख रहे होंगे कि आगरा के सांसद यहाँ के सांसद हैं। और यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ऐसा ही माहौल था। सिर्फ इटावा नहीं, यूपी के अनेक जिले ऐसे थे जहां लोग अंधेरा होने के बाद घर से निकलने में डरते थे। माफिया का राज था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून के प्रति लोगों में विश्वास पैदा किया है। अपराधियों में पुलिस और कानून का खौफ भरा है। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह के पॉलिटिकल करियर पर आज फुल स्टॉप लग गया। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। धनंजय पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। धनंजय सिंह पर 42 से ज्यादा केस चल रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी मामले में उन्हें सजा हुई है। मंगलवार को धनंजय सिंह को कोर्ट ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को किडनैप करने, धमकाने और एक्सटॉर्शन का दोषी पाया था। सिंघल ने 2020 में धनंजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सिंघल ने आरोप लगाया था कि धनंजय उनसे खराब क्वालिटी का मेटेरियल सप्लाई करने की मांग कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, और इनकार करने पर धनंजय सिंह ने उनका अपहरण करवाया। इसी केस में आज अदालत ने धनंजय सिंह को 7 साल कैद की सजा सुनाई। धनंजय सिंह को जब कल कोर्ट ने दोषी करार दिया था तो वो कोर्ट से मुस्कुराता हुआ निकला और कहा, कौन सी आफत आ गई, सब ठीक हो जाएगा। उसे यकीन था इस आदेश को चैलेंज किया जाएगा, मैनेज कर लेंगे। धनंजय सिंह की जौनपुर इलाके में तूती बोलती है। उसके खिलाफ संगीन मामलों में 42 से ज्यादा केस चले, लेकिन 22 केसेस में वो बरी हो गया क्योंकि कोई गवाह नहीं मिला। वो जेल में रहकर चुनाव जीता, पार्लियामेंट का मेंबर रहा, 3 बार शादियां की, 2 पत्नियों की मौत हुई और 2 पत्नियों की मौत का इल्जाम उसी पर लगा, लेकिन उसे किसी केस में सजा नहीं हुई थी। इसलिए वो कल अदालत से बाहर निकलकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन शायद भूल गया कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, माहौल बदल गया है, पुलिस मुस्तैद है और गवाह निडर होकर गवाही देने के लिए कोर्ट में आते हैं। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।